ठीक है, अब हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में यही आ रही होगी ना कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। और ऑर्गेनिजम्स तो आप समझते ही हो, है ना, जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। तो बहुत छोटे साइज के जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, बहुत छोटे साइज के जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं हमारे पास, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमें मिलते कहाँ हैं, ये दिखते कैसे हैं, या हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं? तो ऐसा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मिलते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह। आप अपने हाथों को जैसे कि वॉश करते हो, तो आप अगर आप उसको बहुत अच्छे से भी वॉश करो, मेडिकेटेड सोप से भी वॉश करो, तो भी आपके हैंड पे बहुत सारे न्यूमरस ऐसे स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स फिर भी रह जाते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर फाउंड एवरीवेयर, बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर, मार्शी एरियाज में, डेजर्ट्स वाले एरियाज में, एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू कैन सी दैट दे आर फाउंड। एंड दिस इज हाउ दे लुक लाइक। आप फिगर में देख पा रहे हो, these are the microscopic pictures of the microorganisms. जैसे कि आप देख पा रहे हो, this is a microorganism. Even this picture, this green picture also represent a microorganism. ये सारी pictures कैसे हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, naked eye से तो दिखते नहीं है। We need a microscope. We need a microscope. तो ये माइक्रोस्कोप से जब हम इनको विजुअलाइज करते हैं, दे लुक लाइक दिस, एज यू कैन सी इन दिस फिगर एंड एज यू कैन सी इन दिस फिगर आल्सो। सो दे आर ऑल स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स। ये तो क्लियर हो गया ना कि बहुत छोटे हैं, हर जगह मिलते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और ये जो पिक्चर्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो आप इसको नेकेड आई से तो इनका सारा स्ट्रक्चर नहीं देख सकते हो। सो हाउ कैन यू सी दैट? बाय मेकिंग यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको पता ही है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट जो चीजों को बहुत बड़ा करके हमें विजुलाइज करने में हेल्प करता है, राइट? सो इट इज अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे आपके पास क्या है? दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनके बारे में सबसे ज्यादा जो बताया गया है, वो कौन से वॉलंटियर हैं जिन्होंने इनके बारे में सारा बताया है? ही इज दिस मैन, दैट इज लुईस पास्चर. This great man actually is called as father of microbiology, which deals with the study of microorganisms, क्योंकि इन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में दी है हमें, जो कि करेक्ट भी है। और ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए दे पाए क्योंकि हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर टू स्मॉल, वी कैन नॉट सी विद नेकेड आईज। तो हमारे पास एक और वॉलंटियर थे, विच वी आर गोइंग टू स्टडी मोर इन दिस चैप्टर व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसा एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, एंड दैट ग्रेट मैन वाज एवी ल्यूनॉक, जो कि हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा है। That great man actually led the discovery of the magnifying instrument which looks like this, that is a microscope. This is actually an ancient microscope. अभी तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप आ चुके हैं जो कि मैग्नीफाइड, या कह सकते हो जिनकी मैग्नीफाइंग करने की पावर्स लैब्स में है, मतलब वो बहुत ज्यादा छोटी चीज को भी बहुत बड़ा करके विजुलाइज करा सकते हैं। So we are going to study much about microorganisms in this chapter. तो अभी आप ये तो जान चुके हैं ना कि they are very small living creatures, cannot be seen with naked eye. We need a magnifying instrument for that, and they are found everywhere, almost everywhere. And this is how they look like. And he is the man who actually told about behavior, their existence, and much more about their harmful and the usefulness. So he is the man, actually, the Louis Pasteur, जिन्होंने बहुत कुछ बताया है हमें, and he actually can explain all those things only because कि इनके बताने से पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, a magnifying instrument by A.V. Lunow. So we are going to study this chapter in detail now, and it's a very interesting chapter because these small creatures are found everywhere. So आप भी जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि आपको ऐसी चीजें दिखती नहीं है, but still they are existing everywhere around you, even on your body also, or inside the body also. So you must be interested to know much more about them. So we are going to study this chapter now. So just
look at the slides carefully. So the topics to be covered in this chapter are introduction of microorganisms and microbiology, different types of microorganisms, useful and harmful microorganisms, avoid spreading of microorganisms, conditions that promote microorganisms growth, preservation of food. So this we are going to cover these topics in this chapter. So the first we are going to start in this chapter that what are microorganisms and how you can see them. तो अभी आप देखिए कि among all form of living organisms, जितने भी living creatures आपके आसपास रहते हैं, आपके अर्थ पे रहते हैं, तो ऐसे भी कुछ organisms हैं which you cannot see with your naked eye. आप अपनी खुली आंख से उनको नहीं देख पाते हैं, राइट? तो आप उन्हें कैसे देख पाते हो? तो इसका मतलब जितने भी, पहली बात तो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे है, कुछ नेकेड आई से दिखते हैं और कुछ नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, राइट? सो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट यू फेल टू सी विद योर नेकेड आई, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब ये ऑर्गेनिजम्स उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से तो इनकी विजिबिलिटी है ही नहीं, right? We need some powerful instrument to see them, and that powerful instrument is microscope. So they are microscopic. मतलब इनको आप कैसे देख पाते हो? You can visualize them under microscope, not by your naked eye. As you can see in this picture, these picture all actually refers to the microorganisms. These are all microorganisms, and as I told you that microorganisms are those which cannot be seen with naked eye. We need a powerful instrument, that is microscope, to see them. So this is how they look like. आप देख पा रहे हो ना कि किस तरीके से ये आपको दिख रहे हैं. We are going to study much more about them, right? कि भी कैसी शेप होती है इनकी, आप देख पा रहे हो कहीं जुड़े हुए दिख रहे हैं क्लस्टर्स में, कहीं अलग अलग दिख रहे हैं, किसी की शेप कैसी है, किसी की शेप स्फेरिकल है. So we are going to focus on all those things, right? तो अभी के लिए तो आपको पता लग गया ना कि भाई जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, नेकेड आई से नहीं दिखते हैं. We need a powerful instrument, microscope, to see them. अब इनके बारे में हमें कैसे पता लगा? देखिए, सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि बॉडी की सबसे छोटी चीज क्या है? सेल है. तो सबसे पहले तो हमें सेल के बारे में पता लगा. तो ये जो सेल है ये किसने बताया हमें? We actually learned in the chapter cell also that the cell was discovered by Robert Hooke in 1665. रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि हमारी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से ही बनी है. वो अलग बात है कि किसी की बॉडी एक सेल से बनी है, एंड लाइक फ्यू ऑर्गेनिजम्स इन देम द सेल्स आर सो मेनी. तो हमारा कंसर्न एक सेल या बहुत सारे सेल से नहीं है. हमारा कंसर्न है कि बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, वो तो सेल ही है ना. So Robert Hooke was the scientist, as you can see in the picture. He's that great man who actually discovered the cell in 1665. तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें कैसे पता लगा. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पता लगने के लिए सबसे पहले जो हमें फायदा रहा कि हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक पहुंच पाए कि ये भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं क्रिएचर्स अर्थ पे. तो सबसे पहले तो सेल की डिस्कवरी ने हमें, मतलब आप कह सकते हो कि इनकरेज किया कि हम और भी चीजें उनको के बारे में पढ़ पाए. तो सबसे पहले तो सेल की डिस्कवरी हुई, ठीक है. तो सबसे पहले तो सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने इन 1665. और आपको पता है कि रॉबर्ट हुक जो सेल को डिस्कवर कर पाए वो कैसे कर पाए? एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कर पाए. और वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटन वैन ल्यूनहॉफ. और आपको पता है कि he is that great man, और ये इनका वो इंस्ट्रूमेंट है, मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, which he called his microscope, है ना. तो ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी इन्होंने करी, जिसको यूज करके रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी 1665 में. अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक भी सेल की डिस्कवरी नहीं कर पाते, बिकॉज सेल इज टू स्मॉल, वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई. So we need a powerful magnifying instrument to observe all it contains, कि उसके अंदर क्या है, क्या कैसा दिखता है. We need some instrument to magnify it.
तो वो मैग्निफिकेशन वाला इंस्ट्रूमेंट हमें किसने दिया? इट वॉज गिवन बाय एंटन वैन ल्यूनॉक, राइट। तो एंटन वैन ल्यूनॉक ने इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवर किया और यही इनके माइक्रोस्कोप को यूज करके रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी को कर चुके थे। तो एंटन वैन ल्यूनॉक को पता था कि ऐसी एक सेल वाली चीज नेचर में एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से सबसे पहला एक लिविंग सेल देखा किसके अंदर? इन ड्रॉप ऑफ वाटर। और आपको पता है कि वो लिविंग सेल और या कह सकते हो वो माइक्रोस्कोपिक सेल कौन सा था? इट वाज माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म वाज called as microscopic bacteria. So obviously microscopic word तो हमने इसलिए यूज किया क्योंकि वो naked eye से दिखता नहीं था. Obviously we need a microscope to see it. पर वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसकी सबसे पहली डिस्कवरी एवी ल्यूनॉक ने अपने माइक्रोस्कोप को यूज करके की और उन्होंने सबसे पहले इसको विजुलाइज किया इस लिविंग सेल को इन ड्रॉप ऑफ वाटर एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज बैक्टीरिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसने डिस्कवर किया, किस चीज की हेल्प से डिस्कवर किया और वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था. तो क्लियर है ना आपको कि भी वो माइक्रोस्कोप की ही एग्जिस्टेंस से ये डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई और वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन सा था? इट वाज बैक्टीरिया. और सेल की डिस्कवरी में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर सेल की नॉलेज नहीं होती, हमें पता ही ना होता कि सेल जैसी चीज भी नेचर में एग्जिस्ट करती है. अगर रॉबर्ट हुक ने हमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो ऑब्वियसली एंटन वैन ल्यूनॉक वुड हैव नॉट been able to discover this kind of bacteria in the drop of water. So obviously Robert Hooke discovery played an important role because he actually made familiar with cell. तभी माइक्रोस्कोप को यूज करके एवी ल्यूनॉक ने ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा and that was bacteria. Later on in 1857, Louis Pasteur actually laid the foundation of microbiology. जो लुइस पास्चर है, जैसे कि एवी ल्यूनॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा इन ड्रॉप ऑफ वाटर, ऐसे आपको पता है जैसे कोई एक साइंटिस्ट किसी एक चीज की डिस्कवरी कर देता है तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस डिस्कवरी को कंफर्म करने में लग जाते हैं, उस डिस्कवरी को फर्दर और डिटेल में पढ़ने के लिए लग जाते हैं, है ना. तो ऐसे ही और भी बहुत सारे साइंटिस्ट में से लुइस पास्चर भी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी नेचर, उनकी कंफर्मेशन कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो भी करने लग गए. एंड एक्चुअली ही इज द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? Microbiology is the study which deals with the study of microorganisms. जैसे बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइम टू टाइम डिस्कवर होते गए और हमें पता लगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं which are of different types also and उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी कैसे यूजफुल है, कैसे हार्मफुल है, क्या स्ट्रक्चर है, बहुत कुछ पता लगा. और ये सब बातें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज द स्टडी दैट डील्स विद द नेचर, बिहेवियर, देयर यूजफुलनेस, देयर हार्मफुलनेस, द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, जो भी कुछ उनसे रिलेटेड है, दैट फॉल्स अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी. Right, so microbiology is the branch of science that deals with the study of microorganisms. इसीलिए जो लुइस पास्चर है, क्योंकि वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर के बारे में, उनकी नेचर, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बता पाए और भी इनकी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने बहुत सारे वैक्सीन्स को भी डिस्कवर किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. वैक्सीन्स क्या होते हैं आपको पता है? वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब कोई न्यूली बॉर्न बेबी होता है, कोई भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, यू ऑल नो दैट ही इज एक्चुअली सम मेडिसिन्स आर इंजेक्टेड इनटू हिज बॉडी. कुछ वैक्सीन्स, कुछ इंजेक्शंस लगते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ आल्सो, और उसके बाद टाइम टू टाइम व्हेन ही रीचेस द एज ऑफ 2, he reaches the age of 5, 3, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो उनकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं. Those all injections are actually you can say protect that baby from many diseases, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाते हैं. इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज. क्या बोलते हो इम्यूनिटी को? इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज.
मतलब बॉडी के अंदर एक आप कह सकते हो कि ऐसी पावर डेवलप करते हैं कि कभी भी जिंदगी के अंदर कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म उनके अंदर डिजीज कॉज करना चाहे तो उस बेबी की बॉडी में एक ऐसी पावर हो कि उस डिजीज कॉजिंग एजेंट के साथ वो फाइट कर सके। तो वो जो पावर है, राइट, वो पावर कहां से मिलती है? ये पावर मिलती है वैक्सीन्स इंजेक्ट करने से। और ये वैक्सीन्स बनते किससे हैं? ये वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज किया जाता है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्ड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? दे आर एक्चुअली इन अ किल्ड फॉर्म और इन एन इनएक्टिव फॉर्म। किल्ड या इनएक्टिव फॉर्म में इनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने से क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर पावर डेवलप करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी की ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी कोई फॉरेन चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। चाहे वो चीज हमारे लिए हार्मफुल है, चाहे वो चीज हमारे लिए यूजफुल है, पर हमारी बॉडी का कुछ एक्शन तो होगा ना उसके अगेंस्ट, बिकॉज दैट एनीथिंग व्हिच एंटर्स इनटू अ बॉडी इज अ काइंड ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन अ बॉडी, राइट। तो हमारी बॉडी, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एक काम दिया गया है, कुछ चीजों, कुछ सेल्स को आप कह सकते हो, विच विल एक्चुअली ट्राई टू फाइट विद दैट फॉरेन मटेरियल विच एंटर्स इनटू द बॉडी। तो वो जो चीजें हैं जो कि फाइट करती है उसके साथ, तो वो जो पावर है, राइट, टू फाइट विद दैट यू कैन से अ फॉरेन पार्टिकल और मटेरियल दैट एंटर इनटू द बॉडी, इज एक्चुअली दिस पावर कम्स फ्रॉम vaccines, and these vaccines are actually made up of microorganisms in killed or in inactive form। तो जब killed या inactive form में इनको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाते हैं। इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, एज आई टोल्ड यू, जस्ट रिलेटेड विद द पावर एक्चुअली एट योर लेवल। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिलेट वैक्सीन विद अ पावर, राइट। इट इज अ पावर ऑफ योर बॉडी to fight with any you can say foreign particle which enters into your body and which can actually harm your body, right। तो जो लुइस पास्चर है, आप समझ गए ना वैक्सीन के बारे में। तो अभी जो लुइस पास्चर है, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर किए। और आपको पता है वैक्सीन आर ऑलवेज लाइक इंजेक्टेड इनटू द बॉडी एंड इट इज एक्चुअली यूज्ड अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, ताकि वो डिजीजेस नहीं हो। So that is why he is called as father of microbiology, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। बहुत सारे वैक्सीन बनने का मतलब है बहुत सारे लोगों को बचाना डिजीज होने से, राइट। तो क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके अंदर तो उतनी इम्यूनिटी नहीं होती ना। ऑब्वियसली न्यूली बॉर्न बेबी इज क्वाइट वीक इन फेसिंग द एनवायरमेंट। उसके लिए तो एक नया एनवायरमेंट है, एक मदर वॉर्म से निकलकर एकदम से इस दुनिया में रहना जिसमें इतना पॉल्यूशन है, एयर, सॉइल, वाटर, हर तरह का पॉल्यूशन है, तो उसके अंदर रहना, उसको फेस करना, ऑब्वियसली ही नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ पावर टू फाइट विद दोस पॉल्यूटेंट्स, एंड दैट पावर कम्स फ्रॉम वैक्सीन्स, व्हिच आई टोल्ड यू that vaccines are, many vaccines actually, I will specify that they are made by Louis Pasteur, and these vaccines are developed by the use of killed or inactive microorganisms. And you're going to learn more about vaccines. Vaccine is not a small topic. It is actually a quite elaborated topic which you're going to study in the higher classes. So as for now, हमें ये जानना है कि लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके वैक्सीन्स डेवलप करी जो हमारी जिंदगी बचा सकते हैं फ्रॉम मेनी डिजीजेस। As you can see in the figure, this is one of the microorganism, and this microorganism is fungi. So as we have many kind of microorganism, this is also one kind of microorganism, that is fungi. Now the question is that where do they live? अब दूसरी बात, आप माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में जान चुके हो, and you know that what is microbiology. The second question that must be striking your mind is that कि वो हमें मिलते कहाँ हैं? Where do they live actually? तो आपको ये जानकर पता लगेगा कि भी actually they can actually survive under all types of environmental conditions. हर environmental conditions में ये microorganisms रह सकते हैं, चाहे वो environmental condition एक ice cold जगह की हो या फिर hot springs की हो, they can actually found everywhere. Even if we talk about deserts or we talk about marshy lands, they can actually exist in these conditions also. So they are actually found in all types of environmental conditions, ranging from ice cold to hot springs, or if we talk about deserts to marshy lands. Actually इनके अंदर इतनी adaptability होती है, इतनी
आप देख सकते हो कितनी क्रिटिकल कंडीशंस पे भी रह सकते हैं. आइस कोल्ड जो आपका एनवायरमेंट होता है, क्या हम रह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट एक्चुअली बियर दैट मच काइंड ऑफ कोल्ड. ना ही हम बहुत हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, right? But they have that kind of adaptability that they can survive under all kinds of environmental conditions, right? ऐसे ही ये बॉडी के अंदर भी मिलते हैं ह्यूमन बॉडीज के, ये ह्यूमन बॉडीज के आउटसाइड सरफेस पे भी मिलते हैं. सो आप देख सकते हो कि दे आर एक्चुअली फाउंड एवरीवेयर. ये जो आप फिगर देख पा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया. अभी आप शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स देखकर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट डोंट गेट पैनिक बिकॉज वी विल बी टेकिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल. और उसके बाद आप पहचान पाओगे, just looking at the picture you can actually recognize that what kind of microorganism is that which is shown in the picture, right? तो ये जो microorganism अभी आप पिक्चर में देख रहे हो, these are bacteria, right? तो अब अगर हम इनकी बात कर रहे हैं कि हमें मिलते कहाँ हैं, तो आप मेरे ख्याल समझ चुके हो कि they are found in all kind of environmental conditions. They are found inside the human body also. They are found outside the, that means on the surface of human bodies also. ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी और ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो कर जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्रीली भी रहते हैं. ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले रहते हैं, कुछ अपने जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लिंक होके कॉलोनीज में रहते हैं. कॉलोनीज मतलब जैसे देखो, ये अगर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, so that means this microorganism is living alone. But if it is joined with different kind of microorganisms of its own kind, so that means it is existing in colonies. As you can see in the picture, this microorganism is actually living alone. So we'll say that this microorganism exists freely. यहाँ आप देख पा रहे हो, they are linked with each other. They are also linked with each other. तो जब भी कोई microorganism अपने जैसे microorganisms के साथ जुड़ा होता है, so we say that they live in colonies. So I think you know much about microorganisms now. That where do they live? हर जगह मिलते हैं ये, right? Under all extreme conditions also they are found, right? और ऐसे ही किसी microorganism के ऊपर भी grow कर सकते हैं, साथ मिलकर भी grow